जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव होने जा रहे थे, अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन आज हंगामा हुआ है। हालांकि हंगामा बहुत खामोश है, लेकिन इतना खामोश है कि शोर हम तक भी पहुंच गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो तफसीलात मेरे पास हैं उसके मुताबिक 12 जनवरी 2021 को ये तय किया गया कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का संविधान जो है उसके अंदर संशोधन की ज़रूरत है, और जो संशोधन हैं और जो प्रपोज संशोधन थे उन्हें जनरल हाउस ने अप्रूव किया, और ये भी डिसाइड किया गया कि सजेशन प्रपोजल्स वो भी मेंबर्स से लिए जाएंगे, ताकि और अगर संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है जनरल हाउस के फैसले के मुताबिक तो वो भी किए जाएंगे। उसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, 4 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस 4 मेंबर की कमेटी को एक प्रेस नोट के मुताबिक उसने सजेशंस और प्रपोजल्स जो हैं वो मांगे, और उसके बाद जब वो आए तो उन्हें जिन संशोधनों को अप्रूव किया गया है उन्हें उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, और उसके बाद संविधान जो है जो प्रेसिडियम के चेयरमैन वेदराज सीनियर एडवोकेट वेदराज वजीर हैं उनको सबमिट किया गया 4 मार्च 2021 को। ये भी कहा गया है कि जो अमेंडमेंट्स संविधान के अंदर हुई हैं 12 जनवरी 2021 को जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक हैं, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का नया संविधान जो है वो एसोसिएशन के दफ्तर में है, और इसे अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू 2021 कहा जाएगा। ये आज हुआ है, और संशोधन में क्या कुछ हुआ है उस पर तो बात करेंगे ही। मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, पूर्व बार के प्रधान भी रहे हैं। सेठ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 12 जनवरी को आप ये तय करते हैं कि संशोधन किए जाने चाहिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के संविधान में, और उसके बाद संशोधन हो भी जाता है, और आज जिन वकीलों से, वकला हजरात से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बिना जनरल हाउस किए संशोधन किए गए हैं, और संशोधनों के अंदर जो प्रस्ताव रखे गए हैं और जो नई कंडीशंस हैं चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाई गई हैं। पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, संशोधन जिस समय किया गया क्या उसके बाद जनरल हाउस कराया गया या उससे पहले ही जनरल हाउस हुआ था? देखें, ये बात है कि बार एसोसिएशन जम्मू बड़ी सशक्त बॉडी रही है। मैं नहीं कहूँगा कि आज भी है, लेकिन रही है। बड़ा हमारा मजबूत इतिहास है कि जब मसला जो सिर्फ वकीलों का नहीं आम जनता का भी होता रहा, तो बार एसोसिएशन जम्मू जो है ये हमेशा आगे रही है, और लोगों को पूरी एतमाद था बार के ऊपर, पूरा विश्वास बार के ऊपर लोगों ने बताया। बड़ी बड़ी एजिटेशन हमने लड़ी जी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ हालात ऐसे बन गए कि जिसको इलेक्शन 1 साल के लिए, जिसका इलेक्शन होता है वो 1 साल की जगह जो है वो 1.5 साल भी चलता था, 2 साल भी चलता था, उससे ज़्यादा भी चलते रहे। रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो एजिटेशन की वजह हो, चाहे वो कोविड की वजह हो, कुछ भी हो, लेकिन टाइम के ऊपर इलेक्शन नहीं होना। और बार एसोसिएशन का इलेक्शन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके बाद इसमें इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट हुई, लेकिन वो कोडिफाइड फॉर्म में कहीं नहीं था। और एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से, अप टू डेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से, जिसका दिल करता है जो प्रेसिडेंट होगा वो जनरल हाउस कॉल करता था और अपनी मर्जी से जो है वो अमेंडमेंट करवा ली। ठीक। पिछली टीम जो है उसका टेन्योर ख़त्म हो गया। ठीक। उसके बाद कोविड के चलते हुए उन्होंने इलेक्शन करवाए नहीं। ठीक। बार से जर्नल जो है वो रिजेंटमेंट थी कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कुछ और भी रिजेंटमेंट्स होंगी, लेकिन जो भी हालात बने हो, जो पिछली टीम थी उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। और बार की बागडोर जो है एक इलेक्शन कमेटी बना दी, जिसमें हमारे एक बड़े अच्छे एडवोकेट है RK कोतवाल साहब, उसको चेयरमैन बना दिया इलेक्शन कमेटी का कि आप इलेक्शन करवाओ। ठीक। लेकिन इलेक्शन कमेटी जो है वो इलेक्शन करवाएगी कैसे? आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं है, आपकी मेंबरशिप फ्रेम नहीं है, बार के पास पैसा जो है वो ख़त्म हो चुका था, बार को डे टू डे चलाना किसने है? तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला करते हुए कोतवाल साहब ने ये कहा कि हम प्रेसिडियम बार का बना देते हैं, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे बार के, कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी होंगे, और ये मिल के बार की भागदौड़ तब तक चलाएंगे जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के उसके हिसाब से इलेक्शन नहीं हो जाते। ठीक। तो लिहाजा काम जो है उसके ऊपर शुरू हुआ, प्रेसिडियम बना,
मैं भी उसका मेंबर था प्रेसिडियम का, बाकी भी फॉर्मर प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट्स मेंबर थे। हम लोगों ने हाई कोर्ट के साथ भी बात की, कुछ मसलों के ऊपर जो है वो काम भी शुरू हो गया। ठीक। कुछ फैसले भी हुए जो लोगों की तवक्को के हिसाब से किए गए, लेकिन ये हम समझते थे कि लोगों को जल्दी है इलेक्शन होने की भी, और हम प्रेसिडियम जो है वो कोई इलेक्टेड बॉडी का रिप्लेसमेंट नहीं होती। ठीक। तो लिहाजा कोविड के दौरान हमने चीफ जस्टिस से परमिशन ली और कोविड के दौरान ही ओपन लॉन्स में एक जनरल हाउस की मीटिंग की। अच्छा। उस मीटिंग करने से पहले प्रेसिडियम ने ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि मैं एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के प्रेसिडियम को दूं और बाद में जनरल हाउस में उसको पुट किया जाए। ठीक। हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के प्रेसिडियम को दिया और प्रेसिडियम ने वो जनरल हाउस में पुट किया। ठीक। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे का पूरा डिफाइन करता था कि कौन मेंबर हो सकता है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, क्या हो सकता है। उसमें एक प्रावधान था, क्योंकि मेरा कंसर्न ये था कि बार के इलेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं होते। ठीक। और जब तक किसी बॉडी के इलेक्शन टाइम पे ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, डेमोक्रेटिक करेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने उसमें प्रपोज किया इलेक्टोरल कमीशन, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस बार के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक आदमी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा बार का, वो 5 साल के टर्म के लिए कंटिन्यू करेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हर साल अपने मौके के ऊपर उसी हफ्ते, हर साल या 2 साल, जो भी अरसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टीम का फिक्स होता है, वो इलेक्शन करवाता रहेगा, ताकि रिटर्निंग ऑफिसर, ये जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है और टीम है, उनके हाथ से इलेक्शन करवाने वाला काम निकल जाए। ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुट किया गया जनरल हाउस में। उसमें यह भी प्रावधान था कि वोटिंग राइट जो है, जो खाली जम्मू में प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनको ही वोटिंग राइट दिया जाए, बाकी वालों को जो है वो मेंबरशिप दे दो लेकिन वोटिंग राइट नहीं दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी फैसला है कि ड्यूल वोटिंग जो है हो नहीं सकती। 1 मेंबर 1 वोट, वन एसोसिएशन 1 वोट। तो ऐसे लोग जो कि कठुआ बार के भी सदस्य हैं, सांबा के भी हैं, उधमपुर के भी हैं, वो यहाँ पे वोट डालते हैं, तो वो ठीक लगता नहीं, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन पूरा साल होती नहीं थी। तो जनरल हाउस ने एक्सेप्ट फॉर दैट इलेक्टोरल कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम कहते थे, उसके अलावा जितने प्रावधान थे वो मान लिए जनरल हाउस में। बाकी जब डाले गए तो सभी ने माना कि ये ठीक है, बाकी जगह बाकी जो है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ जो लोग थे वहाँ पे जनरल हाउस में बोले, उन्होंने कहा कि ये ऑफिस जो है ये प्रेसिडेंट के ऑफिस से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इलेक्शन के दिनों में। और साथ में उसमें कंडीशन थी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आप जो है इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हो, क्योंकि आइडिया ये था कि एक सीनियर आदमी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, ताकि उसको बुलडोज करना, उसको दबाव में लाना जो है वो आसान नहीं हो। खैर, जनरल हाउस के फैसले के हिसाब से ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाला जो है ये डिसाइड नहीं हो पाया, तो ये डिसाइड किया गया कि ये वाला प्रोविज़न जो है ये हम सेलेक्ट कमेटी के पास भेजेंगे, सेलेक्ट कमेटी अपनी ओपिनियन देगी और उसके बाद जो है इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। एक सेलेक्ट कमेटी बनी, उस सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। अब उस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जब आई, उसकी रिपोर्ट जो है वो आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तकरीबन 2 महीने उनको रिपोर्ट देने में ही लग गए, शायद 1.5 महीना लगा होगा। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सारे का सारा ही ऑलमोस्ट रीराइट किया। वो जो हाउस ने पास कर दिया था वो भी, और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की। अब उसमें एक रिकमेंडेशन जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि सेलेक्ट कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन वही लड़ेगा जिसकी 30 साल की प्रैक्टिस है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन वो लड़ेगा जिसकी 25 साल की प्रैक्टिस है, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन वो लड़ेगा जिसकी 20 साल की है। तो ऐसे ही अब ये बात जो है ये किसी को हजम नहीं हो रही, क्योंकि आप मिनिमम प्रैक्टिस क्राइटेरिया बना दो इलेक्शन लड़ने के लिए, ये कहीं पे भी पॉसिबिलिटी है नहीं, किसी जगह पे नहीं होता। जिसको वोट डालने का हक है उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक है, ये सिंपल सी बात है। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी 14 साल की बार प्रैक्टिस थी जब मैं पहली बार प्रधान बना। टी.एस. ठाकुर साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के रिटायर हुए, उनकी शायद प्रैक्टिस जो है वो मेरे से भी 12 साल की होगी या 13 साल की होगी जब वो प्रधान बने थे। जो आज प्रेसिडेंट बनने के लिए, लड़ने के लिए इच्छुक हैं, भरद्वाज साहब जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बने तो इनकी भी 20 साल के करीब जो है या 20-22 साल के करीब प्रैक्टिस होगी जब ये प्रधान बन गए। बताइए कौन सा। और सलाथिया साहब हमारे
अच्छे दोस्त थे, 3 बार बार के प्रधान रहे। जब वो पहली बार प्रधान बने, उनकी भी प्रैक्टिस जो है वो 25 साल के करीब रही होगी। ये कौन सा क्राइटेरिया है कि जिसमें आप फिक्स कर देते हो कि इतने कम प्रैक्टिस, इससे कम प्रैक्टिस वाला जो है वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आज के दिन में हालत ये हो गई कि बार का कोई भी आदमी बार के इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के लड़ने के लिए इच्छुक था, वो सारे के सारे आउस्ट हो गए। देखिए, लास्ट ईयर विक्रम शर्मा साहब ने इलेक्शन लड़ा, वो पॉसिबिलिटी थी कि वो इस साल इलेक्शन लड़ते, वो बाहर हो गए। बाकी जो 2-3 लड़के जो है, जो हमारी बहन भी है एक, वो भी आई, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि वो भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। वो इस अमेंडमेंट के चलते हुए जो है वो भी बाहर हो गए। आज के दिन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट मैदान में है जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, जो 30 साल के ऊपर है। बाकी को लड़ने के लिए हर किसी को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। सर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरा सवाल ये है कि संविधान में संशोधन जो हुआ है, क्या संशोधन करने दूसरी बार जब आपने कहा सेलेक्ट कमेटी ने इसके अंदर जो प्रपोज्ड और संशोधन किए, क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद बहुत ज़रूरी था कि जनरल हाउस की दोबारा से मीटिंग कॉल करते, वहाँ पर लोगों से मत लेते? अगर वो मत देते हैं कि ठीक है जो आपने प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की हम इनके हक में हैं, तो जाके इन अमेंडमेंट्स को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि संविधान के अंदर इस तरीके से संशोधन करना उस समय, जबकि हाईकोर्ट नहीं बल्कि एक कोर्ट की ही जजमेंट पिछले दिनों आई, जिसने जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लगभग 400 के करीब मेंबरों को वोट देने से वंचित किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भी संविधान के अंदर जब जो संशोधन किया था उसको लेकर इल्ज़ाम ये लगाए गए कि जो संशोधन है वो इलीगल है, ठीक तरीके से नहीं किया गया है, इस संशोधन को जो है सिलेक्टेड लोग बुलाकर किया गया है। ये उस मामले में हुआ, कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी 400 लोगों को वोट डालने की। अब आप जुडिशरी हैं, संविधान का निर्माता कोई, संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई, लेकिन आप लोग संविधान को इंटरप्रेट करने वाले हैं। आम जनता के बीच में आप लोग बताते हैं कि संविधान क्या कह रहा है, संविधान का एक एक लफ्ज़ जो है वो आप लोगों को समझाते हैं, यानी यू इन अ वे यू आर ऑल्सो कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मुझे बताइए कि अगर कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक संविधान के अंदर इतने सारे संशोधन करते हैं और उसके बाद बिना जनरल हाउस कराए, चुनावों की अनाउंसमेंट के बाद आप कहते हैं जी अब अगर आपको चुनाव लड़ने हैं तो 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 25 का चाहिए, 20 का चाहिए, तो मैं एक आम आदमी हूं, आप मुझे फिर कैसे कन्विंस करेंगे कि जी आपके मामले में तो ये नहीं हो सकता, हमारे मामले में होगा? देखिए, मैं उससे पहले ये बात करूंगा कि सेलेक्ट कमेटी जब बनी थी जनरल हाउस के फैसले के मुताबिक, वो सेलेक्ट कमेटी का एक तो मैंडेट जो है वो लिमिटेड था, वो इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड ही था। दूसरी बात, ये कब जनरल हाउस ने डिसाइड किया कि सेलेक्ट कमेटी जो भी लिख के दे देगी हम उसको मान लेंगे, उसका सेलेक्ट कमेटी का फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा? क्या सेलेक्ट कमेटी जनरल हाउस थी? क्या जनरल हाउस ने अपनी पावर जो है वो सेलेक्ट कमेटी को सरेंडर की थी? बिल्कुल भी नहीं। जब प्रेसिडियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका, प्रेसिडियम ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको जनरल हाउस में पुट करना पड़ा, क्योंकि अप्रूव तो जनरल हाउस ने करना है। तो सेलेक्ट कमेटी जो एक बॉडी है 4 आदमियों की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपना प्रपोजल देना है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, तो तभी तो प्रपोजल मान्य होगा ना। ये सेलेक्ट कमेटी का जो प्रपोजल था ये कभी प्रेसिडियम में भी डिस्कस नहीं हुआ। देखें, पहले सेलेक्ट कमेटी का प्रपोजल जो है ये प्रेसिडियम ने डिस्कस करना था, फिर प्रेसिडियम भी उस पर कोई फैसला नहीं ले सकता था, ये प्रेसिडियम ने उसके बाद जो है इसको जनरल हाउस में डालना था, लेकिन प्रेसिडियम ने इसको कंसिडर नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो है वो अपॉइंट हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर साहब को भी अब, क्योंकि ये प्रेसिडियम नहीं रहा, वो किन हालात में प्रेसिडियम नहीं रहा वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। जब प्रेसिडियम अपना काम कर रहा था तो कुछ एडवोकेट्स जो है वो आके बार के ऑफिस में हंगामा करते हैं, गाली गलोच करते हैं, और प्रेसिडियम क्योंकि सीनियर मेंबर्स से सारे के सारे, उन्होंने कहा जी हमको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, तो ऑल ऑफ देम रिजाइंड, वी ऑल रिजाइंड, एंड रिटर्निंग ऑफिसर एक को बना दिया कि तुम इलेक्शन करवा देना भाई। अब लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर साहब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने की पावर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं है। वो सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो जनरल हाउस का फैसला होगा। रिटर्निंग ऑफिसर साहब को इस सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक जनरल हाउस ज़रूर करवाना चाहिए था, जो जनरल हाउस ये फैसला करता है कि रिकमेंडेशन क्या हमको मान्य है, अगर मान्य है तो किस हद तक मान्य है। या तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ये कहते कि जो जनरल हाउस ने फैसला किया था 11 जनवरी को, उसके हिसाब से हम इलेक्शन करवा देंगे, वो हो सकता था क्योंकि जनरल हाउस का फैसला था।
जो जनरल हाउस फैसला नहीं कर पाया, अब उसको रहने दीजिए, अगली आने वाली टीम जो है उसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन आप अपने ऊपर क्यों एलिगेशन लेते हो, रिटर्निंग ऑफिसर साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर क्यों एलिगेशन लेते हो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक आदमी को इलेक्शन जिताना चाहते हो? अब क्यों ये हमको सुनना है? क्योंकि रिकमेंड जो किया सेलेक्ट कमेटी ने, उस रिकमेंडेशन में मेरिट है या नहीं मेरिट है, ये फैसला करने का हक जो है ये रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं था, ये जनरल हाउस में ही फैसला हो सकता था। मुझे लगता है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है कि हम ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की क्लास लेके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लेके आए हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर जनरल हाउस करके ये क्लास जनरल हाउस में डाली जाए तो शायद जो सेलेक्ट कमेटी में 4 लोग थे, उनके अलावा 5वां कोई बंदा नहीं हमारे को दिखेगा कि जो इस तरह की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे। 4000 की स्ट्रेंथ वाली बार में अगर ओवरवेलमिंग 99% या उससे भी ज़्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि इस तरह की क्लास जो है ये हमको बीच में से तोड़ देगी, तो इस तरह की क्लासेस की बेस के ऊपर इलेक्शन करवाना किसी हद में भी जो जायज़ नहीं है। लेकिन सेठ साहब, मेरा बेसिक सवाल वही, मूल सवाल वही है कि चुनाव अनाउंस हो गए हैं, चुनाव अनाउंस हो नहीं सकते थे भाई। चुनाव अनाउंस हो गए, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, चुनाव अनाउंस हो गए तो या तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानो जो कि जनरल हाउस ने पास किया, अगर आप उसमें एक सिलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन को ऐड करना चाहते हो तो फिर आपको जनरल हाउस के पास जाना है। फिर जनरल हाउस ये फैसला करेगा कि इसको रिकमेंडेशन को मानना है नहीं मानना है। जनरल हाउस ये भी फैसला करने का कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब को ही ये इलेक्शन करवाने हैं या कोई और मैकेनिज्म बनाना है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर साहब तो हमने बनाया था प्रेसिडियम में, ही वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रेसिडियम। जनरल हाउस नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। एक और चीज़ आप समझना चाहूँगा कि अभी प्रशासन में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, बहुत बड़ा फेरबदल किया। वहाँ देखने को ये मिला कि जितने भी यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, कोई डिवकॉम है, डीसी है, सब जगह हमें यंग आईएएस ऑफिसर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन है कि आप डिवकॉम जम्मू लगा रहे हैं, आप डिप्टी कमिश्नर जम्मू लगा रहे हैं, आप वकला बिरादरी हैं, और आपका जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का जो रोल अभी तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में रहा है वो स्वर्णिम है। और अगर आप बार एसोसिएशन जम्मू को बाहर निकाल देते हैं तो आपको जम्मू के जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं या जम्मू कश्मीर को लेकर जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बार को बाहर निकालते हैं फिर कुछ भी बाकी नहीं है। तो आपका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, दिल्ली से लेकर वर्ल्ड ओवर नज़र रहती है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बनेगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका आने वाले समय में भी है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहां युवाओं को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं इनको युवाओं को आगे बढ़ाओ, युवाओं को आगे बढ़ाओ, तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 30 साल का, 25 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 5 साल का बार लगाकर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बड़ी मात्रा में युवा वहाँ पर वोटर आपका है वो इससे डिसअपॉइंट भी होगा, डिजेक्ट भी होगा, और उसे ये भी लगेगा कि मेरी तो बात ही नहीं हो रही। क्योंकि चैम्बर में, आप लॉयर चैम्बर्स की बात करूँ तो जो वादा किया गया था वो नहीं हुआ, स्टाइफंड की बात करूँ वो नहीं हुआ, ऑफिस जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का नया बनना था वो अभी तक नहीं बना, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं इन यंग लॉयर्स के। तो आपसे अब ये समझना चाहूँगा, ये बार लगाकर जो पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि हम उसके बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं, और खासकर अदलिया? देखो, ये रियलिटी से अपनी आंखें बंद करने की बात है। मुझे समझाइए कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो सबसे पावरफुल पोजीशन मानी जाती है दुनिया की, वो 40s में कहीं इलेक्ट होता है और 50s तक वो फारिग हो चुका होता है। वो 2 टर्म करके रिटायर हो गए, फ्री हो गए, उसके बाद फारिग हो गए। जॉन मेजर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, 40s में वो इलेक्ट हो गए। हमारे कंट्री में देखिए राजीव गांधी कौन सी एज में प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब स्टेट में देखिए उमर अब्दुल्ला हुआ, महबूबा जी हुई, नरेंद्र मोदी जी को देखिए वो किस उम्र में जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं गुजरात के। और भाई अपने लिए बार रखा है कि प्राइम मिनिस्टर में इतनी उम्र होगी तो इसके बाद वो बार जो है वो मैक्सिमम एज का है भाई, मिनिमम का नहीं है। मैक्सिमम की बात कर आप मिनिमम का बार रख रहे हो। 30 इयर्स की प्रैक्टिस का मतलब है कि ऑलमोस्ट 60 इयर्स के करीब बंदा होगा तो वो बार का प्रेसिडेंट बनेगा। अब ये किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है कि 60 इयर्स के आसपास पहुंचने से पहले कोई बार का इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट का नहीं लड़ सकता। आपके मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स जो है आप वेस्ट कर रहे हो। मेरा अपना मानना था, मैं पिछले तकरीबन 10 साल से तो बार के इलेक्शंस वगैरह में नहीं हूँ। मैंने 10 साल पहले व्हेन आई वाज 45 मैंने उस टाइम पे कहा था कि अब हमारे को, मेरे को या किसी और को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है,
बार के इलेक्शन लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट एज है दैट शुड बी बिटवीन 35 to 45, जब एक आदमी के पास फ्रेश आइडियाज होते हैं, नई डायरेक्शंस के साथ वो आता है, लीड करने के लिए एनर्जी भी है। तो 45 के बाद हमें लगता था कि अब प्रेसिडेंट जो है वो बनने के लिए 45 क्रॉस कर गई तो अब काफ़ी है, अब वी शुड गाइड द न्यू जनरेशन टू कम एंड टेक ओवर द लीडरशिप। उसमें ये चीज़, इस तरह के प्रोविजन रखना, प्रावधान रखना, ये बड़ी कोई दकियानूसी सी सोच है। बड़ी, जो पुराने ज़माने में ये होता था कि नहीं जी यूथ जो है उसकी जो है एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए वो काबिलियत नहीं है। आज के दिन में यूथ जो है वो जैसे परफॉर्म कर रहा है, पूरी कंट्रीज़ में देखिए आप, दुनिया के लेवल के ऊपर देखिए, तो यूथ के हाथ में दुनिया की बागडोर है और आप बाहर की बागडोर जो है वो नहीं देना चाहते। जबकि आपके बेस्ट परफॉर्मिंग प्रेसिडेंट्स बार एसोसिएशन में जो हुए हैं वो सारे के सारे यंग थे। जिस टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किया उस टाइम पे वो सारे यंग थे। डीके खजूरिया साहब ने दरबार मूव जो है वो लीड की, वो उस टाइम पे जो है यंग थे, 40s में थे। इसी तरह जो बाकी जितनी भी अच्छी लीडरशिप बार ने क्रिएट की है वो यंग बंदों के हाथ में जब बार रहती है तो उसमें ज़ील भी होती है, उसमें एनर्जी भी होती है काम करने की। ये किसी भी हद में, किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो ये कोई जस्टिफाइड नहीं है जो ये कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये ठीक कहते हो कि मसले काफ़ी ज़्यादा हैं बार में, काफ़ी पिछले अरसे से जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे लायर्स चैम्बर जो है वो बन गए, 2 फेजेस में बने। अब लायर्स चैम्बर की इनॉग्रेशन हुए भी काफ़ी वक्त हो गया। जस्टिस TS ठाकुर साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो आए, इनॉग्रेट किया, लायर्स चैम्बर भी मिल गए। हमने 50-50 हज़ार रुपया गवर्नमेंट को जो है वो, हाई कोर्ट को जो है वो अलॉटमेंट के लिए दिया। जो हाई कोर्ट ने कहा कि ये 50,000 रुपया हर चैम्बर का, जो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, ये हम इसको फिक्स डिपॉजिट में अपने पास रखेंगे ताकि ये इम्प्रूवमेंट के लिए काम आएगा। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट हमसे मेंटेनेंस भी लेती है हर महीने उस चैम्बर की देखभाल करने की, रख रखाव करने के लिए। कहीं जाके आप देखिए लायर्स चैम्बर में, या चीफ जस्टिस साहब अगर सुने इस प्रोग्राम को तो वो देखें जाके चैम्बर में, शीशे खिड़ियाँ सब टूटे हुए हैं। लायर चैम्बर के अंदर जो है वो बर्ड सारे के सारे अंदर गंद डाला हुआ है, वहाँ पे सफाई आपकी प्रॉपर नहीं होती। स्टेयर्स जो हैं वो धूल मिट्टी से भरी हुई हैं। लायर चैम्बर के बीच में प्रावधान है 2 कैंटीन का, 2 में से एक भी कैंटीन पिछले 6 साल से शुरू नहीं हुई। लायर चैम्बर में चाय पीने की कोई सुविधा नहीं है। जो वॉशरूम बने हैं लायर चैम्बर में, आप वहाँ पे जाके उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। टूटे हुए हैं वॉशरूम, वॉश बेसिन में पानी नहीं है, पीने का पानी वहाँ पे नहीं है। किसी भी तरीके से वो लायर चैम्बर में काम करने के काबिल नहीं है। इसके मुकाबले में कश्मीर में अगर आप जाके देखो, उनके लायर चैम्बर प्रॉपरली मेंटेन्ड है। मैं तो ये कहूँगा हाई कोर्ट से कि आप प्लीज़ छोड़ दीजिए इसको। आप जो मेंटेनेंस का पैसा हमसे लेते हैं वो मेंटेनेंस का पैसा बार एसोसिएशन को दे दीजिए, या एक लायर्स की बॉडी बना दीजिए। अगर बार एसोसिएशन नहीं ठीक काम कर रही, जब तक बनेगी, कोई अच्छा लीडर सामने आके इसको संभालेगा वो अलग बात है। लायर्स की बॉडी बना दीजिए भाई, हमारे को पैसे हमारे वापस कर दो जो आपने अलॉटमेंट हमसे लिया था। जो मेंटेनेंस के नाम पे लेते हो वो भी वापस कर दो, हम खुद मेंटेन कर लेंगे। या फिर हमारे पैसा जो लेके आप लोग इकट्ठे करते हो, अब उसको आउटसोर्स कर दो ना, आउटसोर्सिंग करके उसको ठीक तरह से मेंटेन करो। लायर चैम्बर में जब आप पहले एंटर करते हो आपको पहले ही बाहर गंद और कूड़ा दिखता है, कोई लैंडस्केपिंग का कोई कंसेप्ट नहीं। पीछे जो लायर चैम्बर में पार्किंग की स्पेस है, हेफाजतली जो है पार्किंग जो है उसमें बनाई गई है, गाड़ियों का प्रोविज़न जो है वो बनाया नहीं। मल्टी टियर पार्किंग की सोच थी कि बनेगी, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बाकी मसले, जैसे आपने ध्यान दिलवाया कि बार एसोसिएशन की ऑफिस की अगर आप बात करें, हाँ बिल्कुल, ऑफिस नया बनना था। एक कमरा और एक कमरे से वो बार ऑफिस है। इतनी बड़ी हाई कोर्ट में 4000 लोगों की एसोसिएशन और एक कमरा जो है वो बार का टोटल ऑफिस है। तो जो नया जो प्रावधान था कि वो कहीं बनना था और वो अभी तक क्यों नहीं? देखें, ये तकरीबन 3-4 साल पहले बार एसोसिएशन ने उस वक़्त ये डिसाइड किया कि जो लायर्स कैंटीन है उसके ऊपर बार एसोसिएशन का ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनेगा। हम सभी ने सपोर्ट किया। उस टाइम पे मेंबर पार्लियामेंट को भी बुलाया गया, लोकल MLAs को भी बुलाया गया, उनसे पैसे भी लिए गए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से पैसे भी लिए गए। ये कि इलेक्शन, ये कि बार एसोसिएशन का ऑफिस बनेगा, एक बड़ा सा ऑफिस बनेगा, उसमें एक पोर्शन जो है वो यंग लायर एसोसिएशन जो है उसको भी मिल जाएगा, ताकि एक रीजनेबल और रिस्पेक्टेबल जगह जो है वो ऑफिस की फंक्शनिंग के लिए हो जाए।
लेकिन बार की इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो टीम चली गई, दूसरी टीम आ गई, उन्होंने काम नहीं किया, वो बंद कर दिया, फिर तीसरी टीम आ गई, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। कोई अजीब सा एक सिलसिला ये चल रहा है कि बार में हम बार की बेहतरी से ज़्यादा एक दूसरे की टांगें खींचने के ऊपर लगे हैं। ये कहने के लिए है कि बार एसोसिएशन में कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई पीडीपी है, लेकिन हम सब जो है वो बार के लिए इकट्ठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, दिखता नहीं है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बार के ऊपर कहीं हावी होती दिखती है पिछले काफ़ी समय से। अब इंटरनल पॉलिटिक्स जो है बार की, ये रोक के रखे हुए है बार को दोबारा मजबूत बनने में। बार तभी तक मजबूत थी जब पॉलिटिक्स बार में नहीं आई थी। जब से बार में पॉलिटिक्स आई है, बार की मजबूती जो है उसको धक्का ज़रूर लगा है। ये हम लोग शायद इसीलिए जो है वो इस सारे सिचुएशन से हटते जा रहे हैं। आप आइडियलिस्टिक लोग हैं, हमको लगता है कि आइडियलिस्टिकली जो है वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो पैथेटिक है। मैं आपके माध्यम से मैं अपना रोष कहें, मेरा गुस्सा कहें, मेरी व्यथा कहें, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे ज़्यादातर जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर वास्ट मेजॉरिटी में मे बी 80% ऑफ देम आर वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी रिस्पेक्टफुल, लेकिन कुछ एक ऐसी कैटेगरी भी बार में यंग लायर्स की तैयार हो गई है कि जो कोई बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। मैं प्रेसिडियम की मीटिंग में एक बैठा था, कुछ यंग लोग, इतने भी यंग नहीं थे, वो आके जिस तरीके से प्रेसिडियम के मेंबर्स के साथ और चेयरमैन के साथ जिस तरह से बात करते थे, डिसरेस्पेक्टफुली, विद अटर कंटेम्प्ट जैसे बात हुई, मतलब ये हमने कभी नहीं देखा। हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई जब हम यंग थे, लायर थे, और हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी सीनियर के सामने जाके जो है वो आंख उठा के बात करने की भी। हमने वो ज़माना देखा हुआ है। हमारे को ये ज़माना रास नहीं आ रहा है कि जिसमें छोटे बड़े की इज्जत नहीं है, जिसमें ये सोचा जाता है कि मेरे पास भी लाइसेंस है और सीनियर के पास भी लाइसेंस है तो हम बराबर हो गए। एज की रिस्पेक्ट करो, उसके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करो। बड़े के पाँव में बैठ के उसे सीखा जाता है, गला पकड़ के कुछ नहीं सीखा जाता। आखिर में सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, वे आउट क्या है अब, क्योंकि बार के चुनाव जो हैं वो चुनाव भी करवाने ज़रूरी हैं। जो अभी हुआ है, इसके लिए जो वुकला साहिबान है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनरल हाउस ज़रूर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, वे आउट क्या है? क्या इसी संविधान के साथ चुनाव होंगे, या आपको लगता है कि कोई वे आउट आने वाले दिनों में निकलेगा? और आपकी खुद की राय क्या है? देखिए, ये बार में पूरा मेस क्रिएट हुआ है और मुझे कहने में एतराज़ नहीं है कि ये मेस जो है डेलिबरेटली क्रिएट किया जा रहा है। इसमें से सल्यूशन जो है वो एक ही पॉसिबल है, कोई दूसरी सल्यूशन है ही नहीं। जितनी जल्दी से जल्दी हो इसमें जनरल हाउस करवाइए। वो जनरल हाउस ये फैसला करे कि इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होने हैं, उस इलेक्शन में किसकी एलिजिबिलिटी है, किसने वोट डालना है, किसने वोट नहीं डालना है। अब मान लीजिए कि 11 जनवरी को जनरल हाउस एक हुआ जिसमें फैसला कर दिया कि वोटिंग राइट किसको देना है। 11 जनवरी वाला जनरल हाउस जो है, ये भी मान के चलिए कि वो 200-250 लोग ही थे। हम ओपन तो हमने किया था हर किसी को आने के लिए, लेकिन कोविड के चलते हुए लोग कम आए थे। अब जनरल हाउस कीजिए, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आने दीजिए। वो स्ट्रेंथ जब आएगी, अगर आपके पास 1000-1500 आदमी तो कम से कम आए जनरल हाउस में, ये फैसला करे इस चीज़ का कि बार को हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और आप जनरल हाउस को ही फैसला करने दीजिए कि इलेक्शन कैसे होने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना है, कौन रिटर्निंग ऑफिसर होगा, कौन नहीं होगा, बार किसने संभालनी है, बार किसने चलानी है। ये अब किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में देने वाली बात है नहीं। जिस मेस में हम बैठे हुए हैं, इसको धोने के लिए, इसको साफ करने के लिए कोई एक आदमी जो है वो इसको नहीं संभाल सकता। यहाँ कोई भागीरथ नहीं आएगा जो गंगा को लेके आएगा नीचे। यहाँ पे हर किसी को भागीरथ बनना पड़ेगा, हर किसी को मिल के काम करना पड़ेगा, बार के बारे में सोचना पड़ेगा। और चाहे आपकी पॉलिटिकल सोच डिफरेंट है, चाहे किसी का मकसद जो है ये हो सकता है कि मैं बार का प्रेसिडेंट बन जाऊं तो उससे मेरी कोई पॉलिटिक्स जो है वो चमक जाए, किसी का मकसद ये हो सकता है कि मैं बार का प्रेसिडेंट बन जाऊं तो शायद मैं क्लोज़र टू द पावर पहुंच जाऊं, क्लोज़र टू हाई कोर्ट पहुंच जाऊं, एलिवेशन हो जाए, कुछ आपके मकसद होंगे। लेकिन वो मकसद जो है वो बार की स्ट्रेंथ के
नीचे है। पहले बार की स्ट्रेंथ के बारे में बात कीजिए, इतने मसले पड़े हुए हैं। यहाँ पे कंटेम्प्ट हुई थी यंग एडवोकेट्स के अगेंस्ट जी, बार के ऑफिस बेयरर्स के अगेंस्ट तो किसी ने कंटेम्प्ट नोटिस निकाला नहीं। जो यंग लॉयर्स थे जिनके बारे में ये एलिगेशन थी कि बार के रेजोल्यूशन के हिसाब से वो स्ट्राइक को इम्प्लीमेंट करवाते थे, वो कंटेम्प्ट में हैं। अब उनका क्या कसूर है, वो तो फंसे हुए हैं, उनके बारे में कौन सोच रहा है। इसी तरह जो यंग लॉयर है जिसको कोविड के टाइम पे पैसा देना चाहिए था, सपोर्ट देनी चाहिए थी फाइनेंशियल, हमने दी नहीं। सीधी सी बात है, बार ने तो नहीं दी। बार की तरफ से ऐसा सच कोई बड़ी मदद हुई वैसी बात नहीं है। जो प्रधान थे पहले, उन्होंने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ज़रूर कंट्रीब्यूट किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने इंडिविजुअली पैसे खर्चे और लोगों ने भी खर्चे होंगे, उन्होंने ज़्यादा खर्चे। लेकिन बार एज एसोसिएशन मुश्किल वक्त पे अपने मेंबर्स के साथ जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। गवर्नमेंट से जाके 1 करोड़ रुपया जो है वो एलजी साहब ने दे दिया था उस टाइम पे कि वकीलों में बांट दो, वो बटा भी नहीं। और जिन लोगों को मिला वो लोग थे जो प्रैक्टिस भी नहीं करते थे। तो उन लोगों को पैसा 3 और मिला भी कितना, 3000। अब 1 साल तक लॉकडाउन रहा, तो 1 साल में 3000 में गुजारा हो रहा है क्या? एक एडवोकेट का गुजारा 3000 रुपये में 1 साल में हो रहा है। जब मजदूरी करने वाला, अगर आप अब सेंट्रल की हम बात करते हैं जी, सेंट्रल स्केल लगा दो, 600 रुपया जो है दिहाड़ी का मजदूर को दो, 18,000 रुपया मजदूर लेगा और 3,000 रुपये में वकील जो है 1 साल का, महीना भी नहीं, 1 साल में गुजारा करेगा। महीना में लगा दो तो 300 रुपया, उससे भी कम। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सोचने की बात है। ये बार जितनी मजबूत थी उतनी मजबूत कम से कम इसको बनाने के लिए हम सबको इकट्ठे होके सोचना पड़ेगा। मेरी अपनी राय ये है, जो हो सकता है कि ज़्यादा मान्य नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। मेरी अब भी ये अपनी राय है, मैंने पहले भी जनरल हाउस में भी कहा, मैंने कहा कि आप जनरल हाउस ज़रूर करिए। मेरी बात अगर मेरी एडवाइस कोई मानता है तो ये मान के चलिए कि 1 टर्म कम से कम, नेक्स्ट टर्म कम से कम, एक टीम जनरल हाउस बाई कंसेंसस विदाउट इलेक्शन जो है वो बना दे और फिर उस टीम के साथ सारे के सारे खड़े हो जाएं। ये इलेक्शन करवा के एक दूसरे को गाली निकालना, एक दूसरे से में गलती निकालने से ये बार की मजबूती नहीं दोबारा बन पाएगी। एक टीम ऐसी बनाइए जो बार को दोबारा मजबूत बना दे, दोबारा बार मजबूत बनेगी, उसके बाद आप आइए इलेक्शन पे। डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी का, नहीं मानी जाएगी बात, ये अलग बात है, क्योंकि हम लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हर किसी के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, बार के चूँकि पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनका मत ये है कि जनरल हाउस दोबारा से होना चाहिए। संविधान जो तैयार किया गया था, उस संविधान के अंदर 4 मेंबर की कमेटी ने कुछ संशोधन किए, उस पर भी जनरल हाउस में ही बात होनी चाहिए। जनरल हाउस को तय करने दीजिए कि चुनाव आने वाले वक्त में कैसे होंगे, किस तरीके से। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी ये बात कहना है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। इतिहास में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की जो भूमिका रही है, शायद ही देश भर में दूसरा कोई बार इस तरह की भूमिका को लेकर, जो भूमिका यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की रही है, उस भूमिका को लेकर कोई बड़ी बात कह सकता है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने वो कुछ किया है इतिहास में जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। उम्मीद और तवक्का ये कि बार के तमाम मेंबरान अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और बार के मेंबरान ये भी समझते हुए कि जो वकील करते हैं, जो जुडिशरी करती है, वो मिसाल बाकी तमाम एसोसिएशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चैम्बर के लिए, सबके लिए मिसाल बनती है। आप संविधान को इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, आप कानून को समझने वाले लोग हैं, गलतियां छोटी बड़ी सब निकालने वाले लोग आप ही हैं। अगर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू में इस तरह से राजनीति होती रहेगी, तो जो रोल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का इस समय है और जो आने वाले वक्त में होने वाला है, शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़बरदस्त नुकसान होगा उसका।